नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अखिलेश। एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, जो चैप्टर नंबर 1 है और इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। अगर आप कभी भी प्रकाश के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, तो कोई घबराइएगा नहीं, घबराने का बात नहीं है। इस चैप्टर में आपको इस तरीका से मैं समझाऊंगा कि आप कभी भी जिंदगी में भूलना भी चाहोगे ने तो नहीं भूल पाओगे। देखिए, समझते हैं कि आखिर प्रकाश क्या है। अभी मैं रात के समय में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए 2-3 लाइट लगा रखे हैं। लाइट से क्या निकल रहा है? प्रकाश। क्या निकल रहा है दोस्तों? प्रकाश निकल रहा है। क्या विदाउट प्रकाश के ये वीडियो रिकॉर्ड करना पॉसिबल होता? नहीं। तो लाइट क्या है? तो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहा जाता है और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहायता से हम लोग किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर ये नहीं होता तो आंख काफी नहीं होता किसी भी देखने के लिए, किसी भी चीजों को देखने के लिए। अभी हम समझेंगे अंदर से, गहराई से, कि किस तरीका से प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों पर आता है और फिर वह वस्तु हमें दिखाई देता है। प्रकाश के ही सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यही दोस्तों प्रकाश है। प्रकाश के चैप्टर को अंदर में डीप से जाते हैं तो बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जिसका अध्ययन करना है हम लोग को। तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। अगर आप हिंदी पढ़ना केवल जानते हैं तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए समझते हैं कि आखिर प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ऐसे समझिए कि जो प्रकाश आ रहा है कहाँ से आ रहा है। तो जहां से आ रहा है ना प्रकाश दोस्तों, उसे कहा जाता है प्रकाश का स्रोत। यानी जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसका खुद प्रकाश होता है अपना, उसे कहा जाता है प्रकाश का स्रोत। क्या कहा जाता है? प्रकाश का स्रोत। तो जिस वस्तुएं से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है प्रकाश का स्रोत। अब समझिए, प्रकाश का जो स्रोत होता है ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो प्राकृतिक होता है और कुछ क्या होता है? मानव निर्मित होता है। अभी जो लाइट हम लगा रखे हैं, क्या यह प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है? बिल्कुल भी नहीं, ये मानवों ने बनाया है और ये प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। तो कहेंगे ये मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत है। अब जैसे कि सूर्य की प्रकाश तो यहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन दिन में सूर्य की प्रकाश आता है। सूर्य एक क्या है? तारा है। तो सूर्य और तारा जैसे चीजों से जो प्रकाश हमारे पास आता है, तो उसको बदले हम कहेंगे कि ये प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। तो जो हमने ये देखा प्रकाश का स्रोत, ये दो प्रकार के होता है। एक होता है प्राकृतिक। क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक। और दूसरा होता है मानव निर्मित। अब देखिए, मानव निर्मित में क्या आ जाएगा? तो जलता हुआ बल्ब आ जाएगा। जलता हुआ बल्ब। और क्या आ जाएगा प्राकृतिक में दोस्तों? तो सूर्य आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? तारे आ जाएगा। ये सब जो है प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत है और ये मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत है। समझिए कि प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत ऐसे समझिए कि कुछ कुछ वस्तुएं तो प्रकाश निकल रहा है, उसे हम कह दिए कि ये प्रकाश का स्रोत है। लेकिन कुछ वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस आधार पे ने वस्तुओं को दो तरीका से कह दिया जाता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है प्रकाश, यानी उत्सर्जन करने वाला प्रदीप्त। प्रदीप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रदीप्त। प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है उसे हम कहेंगे प्रदीप्त। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे कहा जाता है प्रदीप्त, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता, सिंपल सी चीज है, उसे कहा जाता है अप्रदीप्त। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि इसके आधार पे वस्तुओं को इस तरीका से भी बांट दिया गया है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त। प्रदीप्त किसे कहेंगे? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता हो उसे कहते हैं प्रदीप्त, और जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे कहते हैं अप्रदीप्त। और अप्रदीप्त में क्या आ जाएगा? तो ईंट आ जाएगा। ईंट किस में आ जाएगा दोस्तों? पत्थर किस में आ जाएगा? मिट्टी किस में आ जाएगा? तो ये सब जो आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ये आ जाएगा अप्रदीप्त में, क्योंकि ये सब प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। लेकिन प्रदीप्त में क्या आ जाएगा? तो जलता हुआ बल्ब। ये सारे जो है हमने बता रखे हैं वो क्या है?
सारे के सारे वस्तु प्रदीप्त है। अब समझिए कि प्रकाश जो है ना दोस्तों, प्रकाश ऐसा है कि कुछ कुछ वस्तुओं से उसको प्रवेश करवाओगे ना, जैसे कि बल्ब के साथ आप कांच को लेके जाओगे तो कांच से क्या होगा कि प्रकाश आर पार हो जाएगा। लेकिन वही आप कुछ लकड़ी को लेके जाओगे या तो फिर सिलाइट का लेके चल जाइए, आपको सिलाइट के आर पार नहीं होता दिखेगा प्रकाश, लेकिन कांच जैसे लेके जाओगे कांच के आर पार हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों दो तरीका के वस्तु है कि नहीं। तो ऐसे दो तरीका के नहीं बल्कि तीन तरीका के हम लोग को पढ़ना है। इस तरीका से देखिए कैसे क्या वस्तुएं पढ़ना है दोस्तों। तो जिस वस्तु से प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश जिस वस्तु से होकर आर पार हो जाता है उसे कहा जाता है फिजिक्स में प्रदीप्त, सॉरी पारदर्शी। क्या कहा जाता है? पारदर्शी। जिस वस्तु से होकर प्रकाश आर पार हो जाए उसे कहा जाता है पारदर्शी, और जिस वस्तु से होकर प्रकाश आर पार ना हो उसे कहा जाता है अपारदर्शी। और एक ऐसा वस्तुएं होते हैं, जो एक वो नहीं बहुत सारे ऐसा वस्तुएं होते हैं जिनसे कि क्या होता है ना, प्रकाश आर पार थोड़ा थोड़ा मात्रा में होता है। जैसे कि बादल से पूरा प्रकाश आर पार नहीं होता, कुहासा से पूरा आर पार नहीं होता। तेल से भिगा दोगे ना कागज, तो तेल से भिगा हुआ कागज से भी प्रकाश आर पार पूरी तरीका से नहीं होता। कांच को घिस दोगे ना दोस्तों, तो घिसा हुआ कांच से भी प्रकाश आर पार पूरे तरीका से नहीं होता। तो जिनसे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार हो जाए उसे हम कह देते हैं पारभासक पदार्थ। तो ये समझ लेते हैं शुरू से और लाइन से समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पारदर्शी, और ये सब पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ। बार बार पदार्थ नहीं लिखूंगा, दुनिया के कोई भी वस्तु सभी के सभी पदार्थ है जिसमें क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, आयतन होना चाहिए, वह जगह घेरता हो और रोध उत्पन्न करता हो, ये सब सारे क्या है, पदार्थ है। तो कोई भी पदार्थ ऐसा हो जो जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए उसे हम कहते हैं पारदर्शी। अब पारदर्शी में क्या आएगा दोस्तों, तो कांच आ जाएगा, लेकिन बिना घिसा हुआ, तो इसीलिए हम कांच बोल रहे हैं। और क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, और हवा आ जाएगा। हवा प्रकाश को थोड़ी रोकता है कि ऐसे नहीं जाने देंगे उस साइड, तो ये सब सारे आ जाएगा। और देखेंगे दूसरा जो है हमें पढ़ना है अपारदर्शी के बारे में। अपारदर्शी दोस्तों, अपारदर्शी जो होता है ना, जैसे कि आप कुछ भी लिख लो, ईंट, क्या ईंट से प्रकाश आर पार हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। तो ईंट को फिर से यहाँ पे हम लिख देते हैं लकड़ी, लकड़ी से भी प्रकाश आर पार नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं अपारदर्शी के बारे में जिससे प्रकाश, आप सोचो, आप इतना बड़ा स्टूडेंट हो तो सोचिए आप कि किस किस चीजों से प्रकाश आर पार हो जाता है। अपना आसपास में देखिए, जिससे होगा उसे हम कहेंगे पारदर्शी, जिससे नहीं होगा उसे कहेंगे अपारदर्शी। लेकिन एग्जाम में पूछने वाला है दोस्तों क्लास 10th में, वो बता देते हैं। क्लास 10th में एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रभाषक पदार्थ है, तो इसके बारे में जो अभी बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसे पढ़ते हैं प्रभाषक पदार्थ। प्रभाषक पदार्थ, तो प्रभाषक पदार्थ पता है क्या होता है? एक तो पारदर्शी, अपारदर्शी, और एक प्रभाषक वो होता है जो थोड़ा थोड़ा प्रकाश को आर पार करे। जैसे कि कांच से भी घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ, तो लिख देते हैं हम घिसा हुआ कांच जो होगा वो क्या होगा, पारभासक पदार्थ होगा। तेल से भीगा हुआ कागज के बारे में पूछता है कि क्या है, तो तेल से भीगा हुआ कागज, भीगा हुआ कागज, ये भी पारभासक पदार्थ है। कुहासा भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कुहासा। बादल भी लिख सकते हो। अब पढ़ लेते हैं डीप में। ऐसे तो डीप में आपको पढ़ा ही दिए हैं कि पारभासक पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश थोड़ी थोड़ी मात्रा में आर पार हो जाए उसे कहते हैं पारभासक पदार्थ। इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे कि तेल से भीगा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल से भीगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच, क्या बोल रहे हैं, उसका बाद कुहासा और बादल। याद रखिएगा, आपको हम बता दिए हैं। अब चलिए कुछ ऐसे चीजें पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में जो पढ़ना बहुत ही जरूरी है।
ये तो थोड़ा सा बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो पढ़ेंगे ना वो भी बेसिक ही दोस्तों। जो प्रकाश चलता है ना दोस्तों, वह सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश आपको बोला जाएगा प्रकाश किस रेखा में चलता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और जो भी चीजें सीधी रेखा में चलता है ना, उसे कहा जाता है कि सरल रेखा कर रहा है, मतलब सरल गति कर रहा है। तो सरल सीधी रेखा मतलब सरल रेखा, समझ में आ रहा है। सीधी गति करना मतलब सरल रेखा में गति करना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो प्रकाश कैसे गति करता है, तो सीधी रेखा में गमन करता है। कई बार पूछा गया है कि प्रकाश की चाल मतलब प्रकाश किस दिशा में गमन करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश हम लिखेंगे प्रकाश सीधा चलता है। आप इसी को अच्छा से लिख सकते हो कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करता है दोस्तों, उसी को प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश जिस सरल रेखा में चलना प्रारंभ करता है, उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण। तो हम कहेंगे ये प्रकाश का। अब आ गए हम लोग कहाँ, प्रकाश के किरण के पास। प्रकाश का किरण। क्या आप प्रकाश के किरण के बारे में समझ में आया, समझे आप। प्रकाश के किरण वास्तव में क्या होता है, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, जिसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश के किरण। और प्रकाश के किरण कई प्रकार के होते हैं, उसको बारे में अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। प्रकाश के किरण के प्रकार। प्रकाश के किरण के प्रकार। दोस्तों ये प्रकाश के किरण के प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे अभिसारी किरण। सॉरी अभी तो टॉपिक पर आया ही नहीं। इस प्रकाश के गलत बता रहे थे दोस्तों, थोड़ा सा पहला बार वीडियो बना रहे हैं ना, मतलब नया नया चैनल है ना, तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा पढ़ाने से जो है ना दिमाग भटक जाता है, कहीं और चला जाता है। आप समझिएगा, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश के किरण। और प्रकाश जब ढेर सारे इकट्ठे चलता है ना, तो उसे कहते हैं प्रकाश के किरण के समूह, यानी किरणों के समूह को कहा जाता है किरण पुंज। क्या आपको समझ में आया। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, जिसे कहते हैं प्रकाश की किरण। और ढेर सारे किरण एक जगह हो जाए तो उसे कहेंगे किरणों के समूह, और किरणों के समूह को ही कहा जाता है किरण पुंज। और किरण पुंज आपको पूछा जाता है कि किरण पुंज क्या है। किरण पुंज तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। और ये किरण पुंज जो होता है वे तीन प्रकार के होता है दोस्तों। एक होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। और एक होता है अभिसारी किरण। हम बोल रहे हैं, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप सुन के भी लिख सकते हो। किरण पुंज कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा जो है वह समांतर किरण पुंज। अब बारी बारी से पढ़ लेते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। अपसारी किरण पुंज क्या है। जैसे दोस्तों जब प्रकाश समूह में चलता है ना, तो अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जब प्रकाश के किरणें अभी देखिएगा, जब एक वस्तु से निकलकर फैलता हुआ चला जाए। जब प्रकाश की किरणें एक वस्तु से निकलकर फैलता हुआ चला जाए, तो ऐसे किरण पुंज को या किरणों के समूह को कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। लिखेगा, अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जब प्रकाश के किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैलता हुआ चला जाता है। इसका डायग्राम बना लीजिएगा। और क्या हुआ, ये हमारा खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं अभिसारी किरण पुंज। दूसरा यह है अभिसारी
किरण पुंज। दोस्तों अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जस्ट इसका उल्टा, ये एक बिंदु से निकलकर फैलता हुआ चला जा रहा था, लेकिन अभिसारी में सारे किरणें एक बिंदु पर आकर मिलेगा। तो किरणों का वैसा समूह जो किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हो या आकर मिलती हो, उसे हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। तो डायग्राम तो वैसे ही बना लो, लेकिन तीर का निशान उधर नहीं, अब किधर दे दो, इधर दे दो। तो ये जो हमने किरण पुंज बनाया है किरणों की समूह का, तो ये जो बताए हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तीसरा पढ़ लेते हैं। तीसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। अब समझिए, किरणों का वैसा समूह जो एक सीधी लाइन में चले, एक दूसरे को कभी कट ना करे, उसे हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। किरणों का वैसा समूह जो एक दूसरे को समांतर चला जाए, एक दूसरे को कभी ना कट करे, इसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। आप इसका डायग्राम बनाइएगा तो इस तरीका से बना लीजिएगा कि एक दूसरे को कभी कट नहीं करे, एक दूसरे को कभी कट ना करे। तो ये है समांतर किरण पुंज। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुत सारे चीजें पढ़ लिए हैं, एक बार आप देखिएगा कि क्या पढ़े हैं हम लोग। सबसे पहले तो पढ़े थे प्रकाश, उसके बाद प्रकाश के स्रोत, उसके बाद प्रदीप्त अप्रदीप्त, उसके बाद पारदर्शी, सॉरी क्या पढ़ा रहे हैं, अप्रदीप्त, प्रदीप्त यहाँ है, अप्रदीप्त, हाँ सही है, पारदर्शी, उसका बाद अपारदर्शी, पारभाषक पदार्थ, उसका बाद प्रकाश की चलने की जो दिशा है ना, उसके आधार पे प्रकाश जो एक सीधी रेखा में चलता है उसे कहते हैं प्रकाश की किरण। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज तीन प्रकार के, अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। अभिसारी में सब किरणें एक जगह इकट्ठा होगा, अपसारी में सारे फैलता हुआ चला जाएगा, और समांतर में एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा। अब पढ़ते हैं मेन चीज, जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन अब क्या है। तो चलिए समझते हैं। ये एक दर्पण ले लेते हैं। दर्पण, अब देखिए दर्पण क्या होता है, एक कांच का ही टुकड़ा होता है, लेकिन कांच के एक ऐसा टुकड़ा जिसका एक साइड रंग दिया जाए, तो उसे हम कहेंगे दर्पण। क्या कहेंगे? दर्पण। और ये जो कांच के रंगा जाता है ना दोस्तों, उसे कहा जाता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। AgNO3 द्वारा इस दर्पण को रंगा जाता है। दर्पण को जो पिछला भाग होता है रंगा हुआ, जो पिछला भाग होता है रंगा हुआ, अब कोई भी कांच का दर्पण के कार्य तब करेगा, दर्पण जो होता है वह अपारदर्शी होता है। क्या होता है? पूछेगा दर्पण जो आप फेस देखते हो, क्या कांच है? वो क्या है? तो बता देते हैं अच्छा से, दर्पण जो आप देखते हो एक कांच के बना हुआ है, लेकिन कांच के होते हुए भी क्या है? वो अपारदर्शी है। कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा है, समझ लीजिए। अपारदर्शी क्यों है? क्योंकि उसका एक भाग रंगा हुआ है, और वे रंगा हुआ भाग क्या है? रंगा हुआ भाग को कहते हैं रचित भाग, और इस तरीका से दर्शाते हैं। और जो रंगा हुआ भाग है ना दोस्तों, वो किस चीज से रंगा जाता है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से रंगा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो याद भी रखना होगा। तो प्रकाश के परिवर्तन के घटना को समझने के लिए हमने क्या लिया है? एक समतल दर्पण, एक दर्पण लिया है जिसका सतह क्या है? एकदम समतल है। समतल मतलब समझते हो ने, जैसे कि कोई आपके अगल बगल अगर बेंच होगा, तो बेंच का ऊपरी सतह देखिएगा पूरा एकदम समतल होगा, ऊट गहीड़ नहीं होगा कहीं। तो ये समतल दर्पण ले लिए हैं, ठीक है। और इसी से समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन आखिर क्या होता है। तो जैसे समझिए कि आप बचपन में या अभी भी किसी बॉल को लीजिएगा और दीवार में कस के मारिएगा ने, तो बॉल टकरा के वापस आ जाएगा। बस इसी से तो प्रकाश के परिवर्तन के घटना को भी समझ लीजिएगा आप। तो जैसे आप बॉल फेंके और बॉल आपके पास टकरा के आ गया, तो आपने क्या कहेंगे कि आप कहोगे कि ये बॉल परिवर्तन हो गया, यानी लौट गया। तो जब प्रकाश भी किसी वस्तु से टकराता है ना दोस्तों, तो वह लौट जाता है। और समझिए कि आप अगर दिन में जिस रूम में डायरेक्ट सीधा प्रकाश नहीं पहुंचता, फिर भी पहुंच जाता है, तो ये सब प्रकाश के बहुत सारे घटनाएं हैं।
ये सब क्यों होता है? टकरा टकरा टकरा, विवर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, बहुत सारे प्रकाश की घटना है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे अभी उसका बारे में पढ़ रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन क्या है, लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं आप कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, और फिर ये पार्ट 1 वीडियो समाप्त करेंगे, ज्यादा देरी का वीडियो नहीं बनाएंगे। तो जो इस दर्पण पे टकराएगा उसे कहेंगे आपतित किरण। ये जो ये प्रकाश के किरण लिए हैं, क्या लिए हैं ऐसे मत समझिएगा, पहली बार पढ़ रहे होंगे तो ये क्या ले लिया है डंटा उंटा, नहीं, ये प्रकाश के एक किरण लिए हैं। तो जो प्रकाश के किरण दर्पण पर आके पड़ता है ने, उसे कहा जाता है आपतित किरण। तो ये हमारा हो गया आपतित किरण, आपतित किरण। और आपतित किरण समतल सतह, ये समतल सतह है कि नहीं, तो समतल सतह के जिस बिंदु पर आके टकराती है उसे कहा जाता है आपतन बिंदु। इस बिंदु को कहा जाएगा आपतन बिंदु। क्या कहा जाएगा? आपतन बिंदु। ये सारे चीजें को परिभाषित हम करेंगे अभी, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। और पता है दोस्तों, जब दर्पण में कोई दर्पण लीजिएगा और तिरछा करके लेजर लाइट मारिएगा ने, तो ये तिरछा होकर उधर निकल जाएगा। तो यही घटना यहाँ पे समझ रहे हैं कि जब प्रकाश ऐसे दर्पण पर टकराता है ने, तो ऐसे टकराने के बाद ऐसे लौट जाता है। तो जो प्रकाश लौट के जाता है, आने वाले को कह दिए थे आपतित, और लौटने वाली किरण को कहा जाता है परावर्तित। आपतित किरण और ये जो किरण है ने, इसे कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है जो 90 डिग्री का होता है। इस तरीका से आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है दोस्तों? एक लंब खींचा जाता है जिसे कहा जाता है अभिलंब। ये जो हमने खींचे हैं उसका नाम क्या देंगे? अभिलंब। अभी लिख देते हैं इसी से, ये थोड़ा सा मोटा चल रहा है मार्कर, तो इसे कहा जाता है ये वाला अभिलंब। अब यहां से समझिएगा, अभिलंब किसे कहेंगे? तो आपतन बिंदु पर खींचा गया 90 डिग्री के लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब। और जैसे ही अभिलंब खींचे तो दो का कोण का निर्माण हो गया। कैसे कोण का निर्माण हो गया? दो कोण का आपको दिखाई नहीं दे रहा है? तो ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, यहाँ एक कोण का निर्माण हो गया। और ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, और यहाँ भी एक कोण का निर्माण हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना ने, उसे कहते हैं आपतन कोण, और उसे आई से सूचित करते हैं। तो यहां से हमें प्राप्त क्या हो गया दोस्तों? आपतन कोण। अभी नहीं दर्शाते हैं, इसे हम आई से सूचित कर दिए। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण प्राप्त हुआ ने, उसे कहा जाता है परावर्तन कोण, और इसे आर से सूचित किया जाता है। और ये पूरे प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या हो गया? संपन्न हो गया। प्रकाश के किरण आती है और टकराकर लौट जाती है, जिसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब नियम समझिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम ना जाने कितना बार पूछा जाएगा और पूछा गया है, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम यहां बना, तो क्या बना नियम? उस नियम को पढ़ना है। जब प्रकाश आया ने दोस्तों, तो कितना डिग्री का एंगल बना के लौट गया? तो अभिलंब जो है ना, ये तो अभिलंब के साथ जितना डिग्री एंगल बना के आया था, उतना ही डिग्री एंगल बना के लौट जाता है। इसका मतलब समझिए कि प्रकाश का पहला नियम क्या निकल के आता है? तो प्रकाश के परावर्तन का हम लिख देते हैं यहाँ पे, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये प्रकाश के परावर्तन का नियम। और पहला नियम क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम। और पहला नियम पढ़ रहे हैं, हमने ये बताया अभी कि प्रकाश जितना डिग्री अभिलंब के साथ
आपतित किरण जितना डिग्री अभिलंब के साथ कोण बनाकर आता है ना, उतना डिग्री का कोण बनाकर अभिलंब के साथ ही ऐसे इधर लौट जाता है। तो इसका मतलब क्या बोले हैं कि पहला नियम यह है कि आपतन कोण जिसे आई कहते हैं वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लिख देते हैं परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोस्तों अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हमने ये लिखा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कॉल आ गया था घर से। तो हमने यहाँ पे ये लिख रखा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम है। दूसरा नियम को समझते हैं कि आखिर दूसरा नियम क्या कहता है। तो दूसरा नियम लिख लीजिएगा आप, क्योंकि ये जो नियम है ना थोड़ा सा लंबा है दोस्तों। दूसरा नियम यह है कि देखिए आप, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में है। बस यही बोलना है आपको। 2 से 3 नंबर यहां से मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव में तो पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम, आपको बता देना है कि 2 नियम। अब ऐसे पूछ दिया जाता है 2 नंबर में कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। क्या लिखना होगा? पहला कि प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। पहला लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण के आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण के आर से सूचित करते हैं। और दूसरा, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसी को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों? ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, ये दोनों एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम था। अब हमने इसके बारे में आपको लिखाना पड़ेगा हमको। तो आप इसके बारे में क्या लिखिएगा? आपतित किरण के बारे में। आपतित किरण क्या है, इसके बारे में आप क्या लिखिएगा? तो इसी तरीका से आप इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे और इसके बारे में लिखेंगे और इसके बारे में लिखेंगे। हम बोल रहे हैं, आप लिखेंगे। हम सबसे पहले बोल रहे हैं कि आपतित किरण क्या है। तो आपतित किरण किसी समतल सतह पर जाकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। परावर्तित किरण क्या है, हम इसके बारे में बोल रहे हैं। परावर्तित किरण क्या है? किसी समतल सतह से टकराकर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। हम इसके बारे में बोल दिए, ये हो गया, ये भी हो गया। हम बोल रहे हैं अभिलंब के बारे में। लिखिएगा, आपतन बिंदु पर खींचा गया 90 डिग्री के लंब को अभिलंब कहते हैं। हम इसके बारे में भी आपको बता दिए। और अभी बोल रहे हैं आपतन बिंदु पे समतल सतह के जिस बिंदु पर आकर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये भी हो गया। आपतन कोण के बारे में बता रहे हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है तथा इसे आई से सूचित करते हैं। आपतन कोण भी क्लियर हो गया। हम बता रहे हैं परावर्तन कोण के बारे में। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं तथा इसे आर से सूचित किया जाता है। और ये हमारा ये पार्ट 1 वीडियो है और उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके और एक लाइक से हमें मोटिवेशनल भी मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद।
थैंक